जय हिंद दोस्तों, शेयर मार्केट घोटाले पर बने वेब सीरीज स्कैम 1992 आज तक काफ़ी चर्चे में है। इस वेब सीरीज में 90 के दशक के सबसे बड़े घोटालेबाज हर्षद मेहता की जिंदगी की असली कहानी दिखाई गई है। हर्षद मेहता उनके समय में स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह हुआ करते थे। लोग उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहकर भी बुलाते थे। उनके बारे में एक बात बहुत ही पॉपुलर थी कि वह जिस शहर को छू ले वह सोना बन जाता था। लेकिन लोगों को जब पता चला कि जिसको वह स्टॉक मार्केट का भगवान समझ बैठे हैं, असल में वह एक बहुत बड़ा फ्रॉड यानी धोखेबाज था, तो उनके पैरों तले जमीन सिसक गई। हर्षद मेहता ने लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जो भारत की स्टॉक मार्केट में हुआ घोटाला अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हर्षद मेहता के जीवन और उनके द्वारा किए गए घोटालों के बारे में जानेंगे, ताकि आप उस टाइप का फ्रॉड में ना फंस पाओ। तो चलिए अभी इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी 29 जुलाई 1954 में शुरू हुई थी, क्योंकि इसी दिन गुजरात के पेंडली मोती में रहने वाले एक छोटे से परिवार में इनका जन्म हुआ था। हर्षद के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता शांतिलाल मेहता अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां उन्होंने अपना टेक्सटाइल का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी यह व्यापार उसका बिल्कुल भी नहीं चला, जिसके कारण उनकी फैमिली छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने अपना टेक्सटाइल का छोटा सा बिजनेस फिर से शुरू किया। यहाँ काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह बिजनेस को नहीं चला पाया, जिसके कारण उनकी फैमिली छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में शिफ्ट हो गई। तो दोस्तों, हर्षद के पिता ने रायपुर में अपना बिजनेस जमा लिया और इसी शहर में हर्षद ने अपना बचपन और स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हर्षद को क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसके कारण अपनी पढ़ाई में वह कुछ खास नहीं कर पाया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद हर्षद कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक बार फिर से मुंबई शिफ्ट हो गया और साल 1976 में उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ हर्षद मेहता ने छोटी छोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्होंने हीरे चुनना और भी कई काम शामिल थे। और 8 साल तक वह इसी प्रकार की छोटी छोटी नौकरियां करता रहा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर्षद की एंट्री उस समय हुई जब उन्होंने डी न्यू इंडिया इंश्योरेंस नाम की एक कंपनी में जॉब करना शुरू किया। इस कंपनी में काम करते हुए उन्होंने की नॉलेज लेने लगी, क्योंकि उसे कुछ बड़ा करना था। इस कंपनी में काम करते हुए उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगी और साल 1981 में उन्होंने इस नौकरी को छोड़कर जीवनदास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर ली थी। इस ब्रोकरेज फर्म में काम करते हुए उन्होंने जीवनदास को अपना गुरु मान लिया और कई साल तक उससे स्टॉक मार्केट के पैतरे सीखते रहे। स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी और बेहद तेज दिमाग होने के कारण हर्षद मेहता बहुत जल्दी ही स्टॉक मार्केट के सभी पैतरे को समझ लिया। दोस्तों, साल 1984 में स्टॉक मार्केट के सभी जानकारियों को बारीकी से समझने के बाद हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रोमोर रिसर्च और एजेंट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी को शुरू की। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बताओ ब्रोकर मेंबरशिप ले ली। दोस्तों, यहीं से उनका स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह और भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज बनने का सफर शुरू हुआ। साल 1984 से 90 तक मात्र 6 साल में ही हर्षद की स्टॉक मार्केट कंपनी सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार की जाने लगी। इस जबरदस्त सफलता के लिए हर्षद उस समय अखबार और मैगजीन में छाए रहते थे। देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए तरसते थे। उसके 1550 स्क्वायर फीट का एक शानदार बंगले
और बहुत महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों ने उन्हें एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया था। हर्षद जी भी शेयर को छू लेने हर्षद जिस भी शेयर को छू लेते थे उनकी कीमत आसमान पर पहुंच जाती थी। उदाहरण के लिए अगर देखें तो हर्षद ने एसएससी कंपनी के शेयर की वैल्यू मात्र कुछ ही दिनों में 200 से सीधा 9000 तक पहुंचा दी थी। इसी तरह की हर्षद जी की कंपनियां पैसे कमाने लगे थे। उनके स्टॉक की कीमत ऊंचाइयों पर पहुंच जाती थी जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का मुनाफा होता था। और यही कारण था कि बहुत कम समय में हर्षद मेहता उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे जहां पहुंचने की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जहां एक तरफ लोगों का हर्षद की इस कामयाबी और स्टॉक का जहां एक तरफ लोग हर्षद की इस कामयाबी और स्टॉक मार्केट में उनके अद्भुत ज्ञान को देखकर हैरान थे, तो वही दूसरे तरफ लोगों के मन में यह सवाल भी था कि आखिर कोई व्यक्ति इतना सही कैसे हो सकता है। और लोगों के इसी सवाल ने हर्षद को आसमान से सीधा जमीन पर पटक दिया। 23 अप्रैल 1992 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचिता दलाल अपने कॉलम में हर्षद के इन घोटालों का पर्दाफाश कर दिया था। सुचिता के इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हर्षद के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो गया और एक के बाद एक उनके सभी घोटालों का पर्दाफाश होता रहा। उनके खिलाफ कुल 600 सिविल सूट और 70 आधिकारिक मामले दर्ज किए गए, जिसके लिए सीबीआई ने उन्हें और उनके भाइयों को 9 नवंबर 1992 के दिन गिरफ्तार कर लिया। सबका अहम सवाल यह था कि आखिर हर्षद मेहता इतने सालों तक इतना बड़ा स्कैम करने में कामयाब कैसे हो पाया और वह कौन सा तरीका था जिससे उसने इन घोटालों को अंजाम दिया था। इन सभी सवालों के जवाब पत्रकार सुचिता दलाल ने अपने कॉलम में दिए थे। सुचिता दलाल ने बताया था कि हर्षद बैंक के नियमों में खामियां ढूंढ कर उनका इस्तेमाल गलत रूप से खुद को फायदा पहुंचाने के लिए क्या करता था। साफ शब्दों में अगर कहे तो हर्षद ने इस स्कैम को अंजाम देने के लिए आरिफ यानी रेड्डी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया करता था। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह रेड्डी फॉरवर्डिंग क्या होती है। दोस्तों, हमारे देश की सरकार अपने कुछ प्रोजेक्ट और योजनाओं के खर्चे को कवर करने के लिए सिक्योरिटी कई प्रकार की होती है। इसमें ट्रेजरी बिल, केस मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ब्रांच शामिल। इस सिक्योरिटी के बदले में सरकार और बैंक से एक तय करने के लिए पैसा लेती है और इन पैसों के बदले में सरकार सभी इन्वेस्टर को ब्याज देती है। उस समय सभी बैंकों और इन्वेस्टर को सरकार के इस सिक्योरिटीज में एक तय किया हुआ अमाउंट इन्वेस्ट करना अनिवार्य होता था। अब ऐसे में अगर किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वह अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी दूसरे बैंक में गिरवी रखकर समय के लिए एक लोन ले लेते थे और फिर कुछ ही दिनों के बाद ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाकर अपनी सिक्योरिटीज वापस लेते थे। इस तरह यह सिक्योरिटीज बैंकों के बीच एक दूसरे से लोन लेने का साधन मानी जाती थी और इसी को रेड्डी फॉरवर्डिंग कहा जाता था। इन डील में दोनों बैंकों के बीच कुछ लोग दलाली का भी काम क्या करते थे। इन दलालों का काम सिक्योरिटीज बेचने वाले बैंकों के लिए खरीदार और सिक्योरिटीज खरीदने वालों बैंकों के लिए सेलर का काम। इस काम के बदले में दलालों को बैंकों से अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। हर्षद मेहता भी बैंकों के बीच यह दलाली का काम करते थे, लेकिन उन्होंने इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ कमियां ढूंढ ली थी जिसका फायदा उठाकर वह गलत तरीके से पैसे कमाने लगे थे। दोस्तों, हर्षद जब किसी बैंक की सिक्योरिटीज के किसी दूसरे बैंक से लोन लेने का पैसा लेते थे, बैंक को देने के बजाय अपने स्टॉक में लगा देते थे, जिसके कारण उस कंपनी का स्टॉक का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ने लगता था। जब वह बैंक हर्षद से अपनी सिक्योरिटीज का पैसा मांगता था तो वह किसी नए बैंक से पैसा लेकर पहले वाले बैंक को पैसा दे देते थे और इसी तरह उनके पास हर समय करोड़ों रुपए घूमते रहते थे, जिसका इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में हेर फेर में क्या करते थे। दोस्तों, वह सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, बल्कि जब उन्हें
स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने इस घोटाले को और भी एक कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय बैंक सिक्योरिटीज के बदले में एक दूसरे से लोन लेने की और देने के लिए एक खास रसीद का इस्तेमाल किया जाता था। हर्षद ने बैंक की उस खास रसीद की नकली कॉपी बनाकर लोन लेना शुरू कर दिया था। इसका मतलब यह था कि वह किसी भी बैंक से किसी दूसरे बैंक के नाम में करोड़ों रुपए का लोन ले सकता था और उस बैंक को इस बात की जरा सी खबर भी नहीं होती थी। जब लोन देने वाला बैंक से अपना पैसा मांगता तो वह अपने शेयर मार्केट से हुए मुनाफे से उस बैंक का पैसा लौटा देता था और अपनी नकली बैंक रसीद वापस ले लेता था। दोस्तों, हर्षद का यह घोटाला कई साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब देश में मंदी का दौर आया तो स्टॉक मार्केट का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। नुकसान हुआ। यही नुकसान के कारण वह बैंक से लिए लोन के पैसे वापस लौटा ही नहीं पाए और इसी समय सुचेता दलाल ने उनके इस घोटाले से पर्दा को हटा दिया। इस घोटाले का पूरी तरह सामने आने के बाद पता चला कि यह लगभग 500 करोड़ का घोटाला था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और इस स्कैम के सामने आने के बाद स्टॉक पूरी तरह क्रैश हो चुकी थी, जिसमें कई लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। बताया जाता है कि बहुत से लोग ने इस नुकसान के कारण सुसाइड भी किया था। इसमें विजया बैंक के अध्यक्ष भी शामिल थे। हालांकि गिरफ्तार करने के बाद उन पर बहुत से अलग अलग मुकदमे चलाए गए, लेकिन उनकी मौत होने तक उन्हें सिर्फ एक ही केस में दोषी पाया गया, जिसके लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हर्षद को महाराष्ट्र की थाने जेल में कैद किया गया था, जहां 31 दिसंबर साल 2001 की रात को सीने में दर्द होने के कारण रात के करीब 12:30 पर 47 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज हर्षद द्वारा किए गए इस स्कैम को लगभग 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह भारतीय स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।